नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ जो कि प्रयागराज से सामने आ रही है। माफियाती गैंग के खिलाफ पीडीए की कार्रवाई जारी है। एक सप्ताह में 200 बीघे की अवैध प्लांटिंग पर कार्रवाई जारी है। 200 बीघे की अवैध प्लांटिंग को पीडीए ने कार्रवाई की है उस पे, और एक सप्ताह में 200 बीघे की अवैध प्लांटिंग पर कार्रवाई जारी है। 200 बीघे की अवैध प्लांटिंग को पीडीए ने ध्वस्त किया है। तो अवैध प्लांटिंग पर कार्रवाई जारी है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां 200 बीघे की अवैध प्लांटिंग को पीटीए ने ध्वस्त किया है। माफिया के गुर्गों का 200 करोड़ से ज्यादा का हुआ है नुकसान, और ऐसे में इमरान जई, कामरान, खालिद जफर के प्लांटिंग पर कार्रवाई की गई है। तीनों माफियाती गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जाते हैं। करेली के बख्शी, दामोपुर, देवघाट इलाके में थी अवैध प्लांटिंग। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, 200 बीघे पर कार्रवाई हुई है, बहुत बड़ा ये संख्या माना जा रहा है। तकनीकी खामी है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है पीटीए की। एक सप्ताह में 200 बीघे की अवैध प्लांटिंग पर कार्रवाई की गई है, और अतीक गैंग के खिलाफ पीडीए की ये कार्रवाई लगातार जारी है। एक के बाद एक उनके कई ऐसे रिश्तेदार हैं जहां पे ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, छापेमारी देखने को मिल रही है। और इसी संदर्भ में एक और बड़ी कार्रवाई, एक सप्ताह में 200 बीघे पर अवैध प्लांटिंग पर यह कार्रवाई की गई है। अतीक गैंग के खिलाफ पीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। 200 बीघा कम नहीं होता, और ऐसे में अवैध प्लांटिंग उस पूरे 200 बीघे पर की गई थी, जिसको लेकर अब पीटीए लगातार एक्शन में आ रही है, कार्रवाई कर रही है। अतीक गैंग के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, कार्रवाई जारी है। इसी संदर्भ में एक और जानकारी निकल के सामने आई है कि एक हफ्ते में 200 बीघे की अवैध प्लांटिंग थी, जिसपे कार्रवाई की जा रही है, और ध्वस्तीकरण लगातार जारी है। और ऐसे में देखिए, अतीक अहमद तो नहीं रहा, लेकिन उसका साम्राज्य भी धीरे धीरे करके पुलिस प्रशासन द्वारा, तमाम जांच एजेंसियों द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। और इसी संदर्भ में एक बड़ी कार्रवाई यही निकल के सामने आई है। एक बार फिर से शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, देखिए, ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, 200 बीघे पर अवैध प्लांटिंग की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि पीडीए की तरफ से ये कहा गया है कि वो नियमित इस तरह की कार्रवाई करता रहता है, और खासतौर से जो भी पीडीए के दायरे में पूरा क्षेत्र आता है, वहां पर अगर किसी तरह की कोई इस तरह के अवैध निर्माण या इस तरह के अतिक्रमण किए जाते तो पीडीए कार्रवाई करता है। लेकिन पिछले दिनों खास तौर से अतीक के कुछ खास लोग जो इसकी जद में आए हैं, उनसे एक बड़ी संख्या में उस भूखंड को खाली कराया गया है, जो अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। इसमें ज्यादातर लोग अतीक के करीबी बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों अतीक के खिलाफ भी बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां पीडीए ने खाली कराई थी, और अब पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से लगातार पीडीए कार्रवाई कर रहा है, खास तौर से, हालांकि वो सीधे तौर पर ये नहीं कह रहा, लेकिन जी ये जरूर है कि जिस तरह से उसने लिस्टिंग की है, चिन्हित करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो कभी न कभी अतीक के साथ जुड़े रहे हैं, या अतीक के साथ उनका बिजनेस का संबंध रहा है। ऐसे में ये कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में जो भूमि से जुड़े व्यवसायी हैं उनमें हड़कंप भी मचा हुआ है, क्योंकि पीडीए उनको चिन्हित कर रहा है। और खासतौर से ऐसे लोग जिन्होंने गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो प्लाटिंग की है, उसको हदबंदी की है या वहाँ पे फाइलिंग करवा दी है, उनको वो जमींदोज कर रहे हैं, और खास तौर से उसको कब्जा मुक्त करा रहे हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं, और इस कार्रवाई में अतीक के कई करीबी जद में आए हैं, और उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। जी, धीरे धीरे करके तमाम जांच एजेंसियां जो है एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। शोएब, इसी संदर्भ में देखिए, पिछले भी कुछ दिनों पहले जब वो तस्वीरें निकल के सामने आई थी, जब अतीक अहमद के रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदारों पे लगातार छापेमारी हो रही थी, अब ये बड़ी कार्रवाई पीडीए की निकल के सामने आई है। यानी कि कुछ ही दिन बाद अब ऐसा लगता है कि अतीक का नामो निशान प्रयागराज से मिट जाएगा। देखिए, ये जरूर है, कोशिशें लगातार की जा रही है, लेकिन जिस तरह से अतीक का साम्राज्य फैला हुआ है, अतीक अपने आप में, उसके जो साथ जुड़े लोग हैं, उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इसी नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। और खासतौर से अपने जो इनपुट है उसके जरिए उस पर काम कर रही है, और जो लोग चिन्हित हो रहे हैं, जो लोग इस पूरी जद में आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इसी वजह से जिस तरह से एक लंबा समय बीतने के बाद भी लगातार इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल रही, इससे लग रहा है कि सरकार कोशिशें कर रही है, लेकिन जिस तरह से चीजें निकल कर सामने आ रही है, उससे ये जरूर सवाल उठता है कि इसका कितना बड़ा
साम्राज्य फैला हुआ है, कितना बड़ा नेटवर्क है और उसकी टीम कहाँ कहाँ पे फैली हुई है। इसी वजह से फिलहाल पीडीए की ये कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है और एक लंबा समय इस कार्रवाई को होते हुए बीत चुका है। इसमें कई मकान जो है चिन्हित किए गए थे, जिन्हें जमींदोज किया गया। अतीक के खुद कई मकान नामी और बेनामी उसको चिन्हित किए गए, उसको जमींदोज किया गया। अभी पिछले दिनों एक जमीन जो अतीक से बहुत पहले खाली कराई गई थी, उस पर बाकायदा पीडीए ने एक फ्लैट बनाया है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि उसको स्कीम के तहत उन लोगों को, जरूरतमंदों को दिया जा रहा है सस्ते दामों पर। तो इस तरह की तमाम योजनाएं भी काम कर रही हैं। जो जमीनें खाली कराई जा रही है उसको समाज के हित में और सरकार की जरूरत में लिया जा रहा है। तो ये एक पुख्ता कार्रवाई कही जा सकती है ताकि भविष्य में फिर उस पर कब्जा न हो। इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं और फिलहाल ये लगातार जारी है और इसी कड़ी में पिछले एक हफ्तों में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है। जी बिल्कुल, कई कार्रवाई हो रही है और एक हफ्ते में कई ज्यादा कार्रवाई देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिव तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू को धरातल पर लाने के लिए नियुक्त 102 उद्यमी मित्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही 232 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि के चेक उद्यमियों को सौंपी गई है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये शुरुआत उत्तर प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। देश के अंदर निवेश करने वाले हर अपने निवेशक को कि उत्तर प्रदेश सरकार, अगर आप उत्तर प्रदेश पर विश्वास किए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर आपने विश्वास किया है, तो आपके विश्वास के साथ किसी को भी विश्वासघात करने की छूट हम नहीं देंगे। ये प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह केवल एक वाक्य न बने, ये केवल एक सेंटेंस न हो, बल्कि जमीनी धरातल पर हम उसको व्यावहारिक स्वरूप भी प्रदान कर सकें। इस दृष्टि से आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी और मैं आप सभी नवनियुक्त उद्यमी मित्रों से ही अपील करूंगा कि आपको अपने आप को साबित करने का एक अवसर मिलेगा। दोनों अवसर होंगे। आपको लालच भी देने का प्रयास होगा, आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास भी होगा, लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में बिना डिगे, बिना बहके और बिना झुके आपको प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य में अपने योगदान को रेखांकित करते हुए। और इस बीच अहम जानकारी, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिलेवार बड़ी बैठक। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ले रही है बैठक। प्रतापगढ़, बांदा, कुशीनगर के विधायक मौजूद है इस बैठक में। विधायक पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक ले रही हैं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो बता दें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अहम बैठक मानी जा रही है और निकाय चुनाव में मिली हार की समीक्षा भी इस बैठक में हो सकती है। बैठक में मतदाता सूची के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। तो बैठक ले रहे हैं अखिलेश यादव। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। बता दें कि इसमें तमाम पदाधिकारी भी मौजूद है, कार्यकर्ता भी मौजूद है। जो हार हुई है निकाय चुनाव में, किस कारण से हुई है और आगे किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत पानी है, और ऐसे ही कई मुद्दे हैं जो कि इस बैठक में चर्चा हो रही है। उन मुद्दों पर तो बैठक में मतदाता सूची के मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है। तो बैठक ले रही है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। जानकारी के साथ आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये बैठक अभी भी चल रही है क्या? कितने देर से ये बैठक चल रही है? समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी
कार्यालय में आज सबसे अहम बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की गई है। बैठक में अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़, बांदा के जो विधायक हैं इनको बैठक में बुलाया गया था। लोकसभा चुनाव को लेकर के मंथन किया गया, साथ ही साथ मतदाता सूची को लेकर के मंथन किया गया। करीब 2 घंटे ये बैठक चली है। हालांकि बैठक अब से करीब 5 मिनट पहले अगर कहा जाए तो 5 मिनट पहले ये बैठक समाप्त हुई है। जो विधायक हैं, जो समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक बैठक में गए थे, वो उनका बैठक से निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ये कहा जा सकता है कि 2024 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की जो तैयारियां हैं वो अब देखने को मिल रही है, क्योंकि बीते चुनाव की अगर बात की जाए, चाहे वो 2014 के चुनाव की बात की जाए या 2017 के चुनाव की बात की जाए या नगर निकाय चुनाव की बात की जाए, सभी चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। और यही वजह है कि अब लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तैयारियां करते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी से ही धरातल पर उतरती हुई दिख रही है समाजवादी पार्टी। पिछले दिनों में भी शिविर, प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम थे कई जिलों में, और उन कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने शिरकत भी की थी। यानी कि 2024 को लेकर अब कमर कस चुकी है समाजवादी पार्टी। आशीष जी बिल्कुल, देखिए 2024 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपनी कमर कसती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि वो समाजवादी पार्टी कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। अभी बीते दिनों जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नैमिषारण से बकायदा पूजा पाठ और हवन करके 2024 के चुनाव की तैयारियों का आगाज किया था, जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, उनके साथ में बैठक भी वहां पे की थी। और अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय में बांदा, चित्रकूट और प्रतापगढ़ के विधायकों को बुलाया गया था, उनके साथ में बैठक की गई थी, मतदाता सूची को चर्चा की गई है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की जब हार हुई थी उसके बाद मंथन किया गया था कि आखिर वजह क्या रही कि समाजवादी पार्टी की इतनी करारी हार देखने को मिली है। मंथन में पता चला कि जिस तरीके से जो मतदाता सूची थी उसमें कई मतदाताओं के नाम नहीं थे। तो ऐसे में अब लोकसभा चुनाव की जब तैयारी हो रही है तो मतदाता सूची को लेकर के भी मंथन किया जा रहा है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी अभी आगे आने वाले दिनों में जो रैलियां करेगी उसको लेकर के रूपरेखा बनाई गई है बैठक में, कि वो रैलियां किस तरीके की रहेंगी, रूट मैप क्या रहेगा। इन्हीं कई ऐसे जो मुद्दे हैं इनको लेकर बैठक का जो दौर था है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके के निकाय चुनाव से पहले तैयारी देखने को मिली थी समाजवादी पार्टी की, वो काफी सुस्त नजर आ रही थी, और इसीलिए लोकसभा चुनाव जब बेहद करीब है तो ऐसे में अब एक्टिव होती हुई समाजवादी पार्टी धरातल पर नजर आ रही है, और तमाम वो आगे का रोड मैप भी तैयार कर रही है, ब्लूप्रिंट तैयार करने में लगी हुई है समाजवादी पार्टी। आशीष देखिए, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, चुनाव हुए हैं बीते दिनों, अगर बात की जाए 2014 के चुनाव की बात की जाए या 2017 के चुनाव की बात की जाए या नगर निकाय चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा। समाजवादी पार्टी की जो खुद की जो सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, उन सीटों तक पार्टी नहीं बचा पाई। ऐसे में चुनाव है और लोकसभा के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपनी कमर कसती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया था कि इस लोकसभा चुनाव में 80 की 80 वो सीटें जीतेंगे। यही वजह है कि अब से ही, क्योंकि अभी चुनाव का आगाज नहीं हुआ है, चुनाव में भी काफी समय है, उससे पहले ही समाज रूपरेखा बना रही है कि किस तरीके से रूपरेखा रहेगी चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता के बीच में किस तरीके से जाना है, जो पार्टियां उनकी क्या रहेगी। तो पूरा एक ये कहा जा सकता है कि जो मैप होता है उसको तैयार करती समाज दिखाई दे रही। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उनको हार मिली है नगर निकाय चुनाव में, तो उससे काफी सबक सीखा है समाजवादी पार्टी ने, इसलिए आगे के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें कमर कस लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारियों के लिए। और बदायूं के सैसवान में तेज रफ्तार डीसीएम अनियंत्रित होकर चाय की दुकान से टकरा गई, जिसमें एक की मौत और 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायल पति पत्नी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है।
बुलंदशहर में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी और लाश को घर में बंद करके 2 बच्चों के साथ मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक 5 साल पहले दोनों की शादी हुई थी और सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में पति नौकरी करता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। मंडी समिति में स्थापित मैंगो पैक हाउस पूरी तरीके से तैयार है। कार्यदायी संस्था ने बृहस्पतिवार को पैक हाउस मंडी समिति के हैंड ओवर कर दिया है। बता दें कि 17 जून को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पैक हाउस का शुभारंभ किया। बता दें पैक हाउस के शुरू होने से सबसे ज्यादा फायदा जिले के आम कारोबारियों को होगा। अब उन्हें लखनऊ और सहारनपुर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। यहीं से उनके आम को बेहतर पैकिंग के साथ देश विदेश भेजा जा सकता है। और हरदोई में युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने घर आकर आपबीती बताई है। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तभी पुलिस ने 376 AB पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला टडियावा थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है। और मॉब ब्लीचिंग पर शकीफुर रहमान बर्ग का बयान आया है। मुसलमानों के साथ भी लव जिहाद, धर्मांतरण और मॉब ब्लीचिंग हो रही है। बीजेपी सरकार ने मॉब ब्लीचिंग की शक्ल बदल दी है। शकीफुर रहमान का ये बयान निकल के आया है मॉब ब्लीचिंग पर कि मुसलमानों के साथ भी लव जिहाद, धर्मांतरण और मॉब ब्लीचिंग हो रही है। बीजेपी सरकार ने मॉब ब्लीचिंग की शक्ल बदल के रख दी है। तो बता दें शफीकुर रहमान का ये बयान निकल के सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के साथ लव जिहाद हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, धर्मांतरण भी हो रहा है और ऐसे में बीजेपी ने मॉब लिंचिंग की शक्ल भी बदल के रख दी है। तो शफीकुर रहमान ने अब बीजेपी भी तंज कसते हुए ये बयान उनका सामने आया है। ये मॉब लिंचिंग की शक्ल बदल दी हो। मॉब लिंचिंग रहा मुसलमानों के साथ, बताओ कौन सा मॉब लिंचिंग रही हुआ, कौन सी घटनाएं नहीं हुई, उनकी बेटियां पकड़ी या के साथ नाजायज सलूक हुआ। और हम तो कहते हैं बेटी चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, किसी की भी हो, दलित की हो, वो हमारी बेटी है। हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी इज्जत की हिफाजत करें और उसके लिए ऐसा माहौल बनाए कि जिससे कि देश के अंदर बहरहाल बेइज्जती न हो। लखनऊ में लोगों की जान से खिलवाड़ करते डंपर नजर आ रहे हैं। रात के समय मिट्टी खनन पर सड़कों पर दौड़ रहे डंपर हादसों को दावा दे रहे हैं। दरअसल गौतमपल्ली थाना इलाके में स्थित 1090 चौराहे पर डंपर से सड़क पर गिर रही मिट्टी से लोग रात के अंधेरे में हादसे का शिकार हो रहे हैं। इस दौरान मां बाप के साथ एक मासूम हादसे का शिकार हो गया। वहीं इस मामले पर कोई जिम्मेदार इसकी सुध नहीं ले रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।